अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। तुम मेरे होके रहो, इकरा गुलनाज़, किस्त नंबर 2। नावल शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों से अम्मी अपने मिशन पर दोबारा से सरगर्म हो चुकी थी। रिश्ते करवाने वाले ने 3-4 रिश्ते बताए थे तो अम्मा ने इनके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए चंद जानने वाले को कह दिया था। सुमामा भी शादी नहीं करना चाहती थी। वो मज़ीद तालीम हासिल करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन नफीसा बेगम की जल्दबाजी देखकर वो उलझ कर रह गई। उसने कई मर्तबा मना किया कि उसे अभी शादी नहीं करनी। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखने की ताकीद की थी। मगर उन्होंने अपना ख्याल तो क्या रखना था, बल्कि इसकी फिक्र में आधी होए जा रही थी। इसके पेपर्स होने वाले थे, तो कॉलेज जाने की बजाय वो घर पर तैयारी कर रही थी। अम्मी ने उसे बताया कि शाम में कुछ लोग आ रहे हैं, वो इनके लिए कुछ खास इंतजामात कर ले। अम्मा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। मेरे पेपर्स होने वाले हैं और अभी मुझे मास्टर्स करना है, और फिर आपकी ख्वाहिश भी तो पूरी करनी है। उसने दबले लफ्जों में इनकार करना चाहा। तुम अपनी ख्वाहिशें शादी के बाद पूरी करते रहना। मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें अपने घर का देखना चाहती हूँ। कल क्या हो जाए कौन जानता है। अम्मा, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, मैं इन सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। और आपको अचानक से मेरी शादी का ख़्याल कैसे आ गया? अचानक से नहीं आया, बल्कि मैं तो बहुत अरसे से इस बारे में सोच रही थी। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। अल्लाह के बाद इस दुनिया में कौन होगा तुम्हारा ख़्याल रखने वाला? तुम्हारे बाप ने तो पलट कर खबर नहीं ली। अब ये सब मुझे ही देखना है। जो मुझसे हो चुका वो मैं तुम्हारे लिए करूँगी। अब्बा तो जाकर ऐसे भूले हैं कि दोबारा मुड़कर नहीं देखा। मुझे इनसे किसी भी भलाई की तवक्को नहीं है, और आप भी। उसने अपने बाप के बारे में कभी भी ऐसा नहीं कहा था। अब न जाने क्यों उसकी ज़ुबान पर शिकवा आ गया। नफीसा बेगम उसे देख कर रह गई थी। तुम मेरी इकलौती औलाद हो और मैं कभी भी तुम्हारे वो चाह लाड ना उठा सकी जो तुम्हारा हक था। तुम्हारे बाप की नाराज़गी का बदला मैं तुमसे और खुद से लेती रही। देख लो, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने मलाल से कहा। अम्मा, ऐसा तो ना कहें, मैं हूं ना आपके पास। उसने तड़प कर कहा। अल्लाह के बाद अब तुम ही मेरा वाहिद सहारा हो और मेरी कमजोरी भी। तुम्हारा अगर कोई भाई होता तो मैं तुम्हें उसके हवाले करके शायद चैन की नींद सो सकती। मैं ही तुम्हारी मुजरिम हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मुझे माफ़ कर देना, ताकि ज़िंदगी के किसी मकाम पर तुम्हें मुझसे गिले शिकवे ना हो। अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ करे और मैं कब्र में सुकून की ज़िंदगी सो सकूँ। वो कभी कभी खुद को कोसती तो कभी उससे माफ़ी मांगती। अम्मा, प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। ऐसी बातें करके आप मुझे मार रही हैं। आपके साथ जो हुआ उसका खमियाजा हम दोनों ने भुगता है। मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, और मैं तो दुआएं मांगती हूँ कि आपका साया हमेशा मुझ पर सलामत रहे। उसे नम होती आंखों से कहा था। नफीसा बेगम की हालत उसके सामने थी। काश ये एहसास मुझे पहले हो जाता, मगर अब जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ वो मैं ज़रूर करूँगी। उन्होंने खुद से कलाम हम कलाम होते हुए कहा था। सुमामा कुछ नहीं बोली थी, बस खामोश हो गई थी और अफसरदा दिल से माँ की बात का मान रखने के लिए सर झुका दिया था। वो ठीक कह रही थी। आखिर इनके अलावा और कौन इसका मुहाफिज बन सकता है? इनकी फिक्र और ख्वाहिश भी बेवजह नहीं थी। शाम में मेहमान आए थे। उसने मौका की मुनासबत से तैयारी की थी। वो लोग उससे मुख्तलिफ सवालात करते रहे, जिनका वो मुख्तसर जवाब देती रही। इनके जाने के बाद अम्मा ने बताया था कि लड़का मैट्रिक पास और सऊदी अरब गया है। वहाँ ड्राइविंग करता है। अम्मा और भी कुछ बता रही थी और वो गैर दिलचस्पी से सुनती रही। उसने बस सब कुछ सुनकर फ़कत इतनी दुआ मांगी थी कि वो शख्स अब्बा की तरह ना हो। वो इसका ख्याल रखे और इसकी कदर करे। इसको बोझ ना समझे। उसकी इज़्ज़त करे, और उसे अपनी ज़िंदगी में आने वाले शख्स से यही तवक्को थी। उसको किसी शानदार पर्सनैलिटी का मालिक, अमीर-कबीर और माल-दौलत के हामिल के बजाय एक मुखलिस शख्स चाहिए था। रात बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि इस रिश्ते से इनकार कर दे या फिर किसी महफूज पनाह की खातिर हाँ कर दे। इस महफूज पनाह की खातिर वो खुद कहाँ खड़ी थी, और उसकी ख्वाहिशें और ख्वाब, वो तो कहीं भी नहीं थे। वो तो हर लम्हा माँ की सेहत और ज़िंदगी के लिए दुआएं करती रही थी। इन्हें ज़रा सी तकलीफ होती तो वो बेचैन हो जाती। वो कभी भी अपनी फितरी मोहब्बत माँ पर ज़ाहिर न कर सकी। बचपन में उसे अपने माँ बाप से बहुत शिकवे और शिकायतें थी। यूँ लगता था जैसे वो इनकी सौतेली बेटी है। कोई भी उससे प्यार नहीं करता। इकलौती बेटी होने के सबब कभी भी उसके चाह लाड नहीं उठाए। अम्मा तो अब्बा की नाराज़गी का बदला इससे लेती थी। उसने माँ को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। उसे बचपन के दिनों के चंद मीठे-मीठे से वाक़यात याद थे।
जब अब्बा ने यहाँ से जाने का फैसला किया था तो अम्मा और अब्बा के दरमियान बहुत झगड़ा हुआ था। यहाँ तक कि बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। वो दोनों एक दूसरे पर चीख चिल्ला रहे थे और वो एक कोने में खड़ी रोते हुए हैरानगी से उन्हें देख रही थी। वो इस बात को नहीं समझती थी कि आखिर किस बात पर लड़ रहे हैं और क्या हो रहा है। फिर अब्बा चले गए और अम्मा उदास और बेचैन हो गई। उसका बचपन इन उदासियों में कहीं खो गया। वो दूसरे बच्चों से अलग और खामोश रहने लगी और किसी से भी अपने दिल की बात शेयर न करती। इसको इतना याद पड़ता है कि जब भी महीनों बाद अब्बा का फोन आता तो बात कहीं से भी शुरू होती, मगर फिर हमेशा लड़ाई झगड़े पर खत्म होती। अम्मा अपना सारा गुस्सा इससे मार-पीट कर निकालती। जब कभी वो ममता के हाथों मजबूर होकर उसे अपने करीब करती तो वो बहुत अजीब लगता था। और फिर जब इतने सालों के बाद इन्हें एहसास हुआ, तो इस एहसास ने इन्हें मज़ीद कमज़ोर और बेचैन कर दिया। रामीन ने लोकेशन सेंड कर दी थी और वो मुकर्ररा टाइम पर वहाँ पहुँच गया था। मुझे लगा तुम मुझे शॉपिंग मॉल की लोकेशन सेंड करोगी, तो मुझे घर का भी बोल सकती थी, ताबिश ने कहा। लोकेशन इसलिए सेंड की है, मुझे लगा कि शायद तुम हमारे घर का रास्ता भूल गए हो, इसलिए तुम्हारी आसानी के लिए ये सब किया। उसने खफा होकर संजीदगी से कहा, भूला तो नहीं हूँ, बस मसरूफ़ हो गया हूँ। इस मसरूफियत में तुम्हें मुझसे बात करने का भी वक्त नहीं मिला। उसने अपने स्ट्रेट बालों को पीछे की जानिब झटकते हुए नाराज लहजे में कहा था। ब्लू जीन्स और ऑरेंज कलर के स्टाइलिश कुर्ता पहने वो नाराज सी बैठी थी। एक तो तुम लड़कियां बात बात पर नाराज हो जाती हो। पिछले हफ्ते तो तुमसे बात की थी। हाँ, बात ही की थी, मिलने तो नहीं आए। अगर मुझे बता दिया होता तो तुम्हारे घर का चक्कर लगा लेती। 3 हफ्तों से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, मुझे कोई इग्नोर करे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जानता हूँ, इसलिए तुमसे खुद मिलने के लिए आया हूँ। मैंने बताया तो था कि अम्मी के साथ गाँव गया था। वहाँ जाने का अचानक प्लान बना और फिर हम लोग चले गए। कुछ ऐसा ही शिकवा अज़हर को भी है मुझसे। तुम लोग तो जानते हो मेरी जॉब और बाकी मसरूफियात को भी तो मुझे वक़्त देना होता है। मसरूफियात का मतलब ये तो नहीं होता कि हमें बिल्कुल इग्नोर कर दो। एक कॉल करके वजह भी बता देता है। उसने अपने सफ़ेद धुतिया हाथों के नाखून पर ब्लैक पेंट को देखते हुए नाराज़ लहजे में कहा था। अब प्लीज़ मुझे कोई एक्सक्यूज़ मत देना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। माना कि वो तुम्हारी अम्मी है, लेकिन मैं भी तुम्हारी फ्रेंड हूँ और तुम मेरे नेचर को अच्छे से जानते हो। इसको खफा नज़रों से देखते हुए उसने कहा था। थोड़ी देर पहले आया हूँ और घर आने के बाद तुमसे मिलने आ गया। अज़हर भी तुम्हारी तरह नाराज़ हो रहा था। तुम मुझे इग्नोर होने का कह रही हो और अज़हर मुझे अपने साथ ना लेकर जाने पर गुस्सा हो रहा है। बिल्कुल ठीक किया उसने। तुम मुझे ही इन्फॉर्म कर देते। मुझे खुद नई-नई जगहों पर जाने का बहुत शौक है, ख़ास तौर पर गाँव जाने का। तुमने जो गाँव में ली गई तस्वीरें अपनी पोस्ट पर लगाई थी, मुझे लगा हमें जेलस करने के लिए ही लगाई हैं। तुम दोनों मेरे साथ गलत कर रहे हो। वैसे अगर तुम लोग जेलस हो भी गए हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसने तंग करते हुए कहा था। तुम्हें पता है, अम्मी आजकल मुझ पर एक और प्रेशर डाल रही हैं। अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम जेलस होने के साथ-साथ शायद इसका सर भी फोड़ दो। उसने मुस्कुराकर उसके खफ़ा चेहरे से हिस्स उठाते हुए मज़ीद तंग करने का इरादा करते कहा। अच्छा, ऐसा क्या है कि जिसकी वज़ह से मैं जेलस होंगी? तुम अपनी पर्सनल लाइफ़ में जो भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तुम पर भरोसा है। जो वज़ह मैं तुम्हें बताऊँगा फिर उसके बाद तुम्हारा जेलस होना बनता है। उसने सस्पेंस क्रिएट करते हुए कहा। डोंट बेट अबाउट द दाबिश, कम टू द पॉइंट। तुम इधर-उधर की बातें ना करो, असल बात पर आओ। जान लो कि ये तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है और ना मेरे। ताबिश, तुम मुझे गुस्सा करने पर मजबूर कर रहे हो। मैंने कहा ना, असल बात पर आओ। असल बात यह है कि अम्मी आजकल मुझ पर शादी का बहुत प्रेशर डाल रही हैं। इसमें नई बात क्या है? वो तो काफ़ी अरसे से तुम्हें ये बात कह रही हैं। उसने अपनी थोड़ी के नीचे हाथ रखकर लापरवाही से कहा। हाँ, कह तो काफ़ी अरसे से रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने लड़की का भी इंतखाब कर लिया है। एक लड़की के बारे में वो मुझसे राय पूछ रही थी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है जबकि तुम मेरे साथ मुखलिस हो? उसने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा था कि भला ये कोई बात है? तुम सिर्फ इतना बताओ कि वो लड़की कौन है, जिसको उन्होंने मेरी बजाय किसी और को फ़कीर दी। उसके लहजे में अब की बार तमस्खर का आंसर मौजूद था। लड़की, जिसका नाम सुनकर मेरा पारा हाई हो गया था। टिपिकल सोच रखने वाली होगी। उसने पुरयकीन होकर इस्तफसार किया। हाँ, ऐसा ही है। उसने कंधे उचकाते जवाब दिया। लेकिन वो मोहतरमा है कौन? क्या मैंने उसे देखा है? नहीं, तुम नहीं जानती। एटलीस्ट मैं खुद पहली बार मिला हूँ। कौन है वो? हम गाँव गए थे और जिस लड़की का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो अम्मी की सहेली की बेटी है। न जाने उस अम्मी को उस लड़की में क्या नज़र आया? आंटी को क्या हो गया है? देखने में कैसी थी? उसने तजस्सुस से पूछा।
कुछ खास नहीं, जिसे तुम पिंटू कह सकती हो, उसने सुमामा को सोचते हुए कहा था। तो फिर आंटी को इसमें क्या पसंद आया? वो बात बराए बात पूछने लगी। यही बात तो सोचने वाली है। ऐसा क्या नजर आया? मुझसे इसके बारे में पूछा। आंटी को क्या हो गया है कि वो एक टिपिकल रखने वाली लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ रही है? अनबिलीवेबल। तो मम्मी को गलत मत समझना, वो घर में अकेली होती है, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कह दिया। वहाँ इस लड़की घरेलू मसाइल और हमदर्दी होने की वजह से उन्होंने मुझसे बात कर दी है। अम्मी को अपने तमाम फ्रेंड्स के हवाले से काफ़ी अटैचमेंट है, और वो तो फिर उनकी बचपन की दोस्त थी। बचपन की दोस्त होने का मतलब ये नहीं कि वो किसी भी लड़की की बात तुमसे करे, जबकि तुमने नहीं बताया हमारे रिलेशन के बारे में। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन अम्मी की परेशानी अपनी जगह पर है। वो घर पर अकेली होती हैं और मेरी जॉब को भी 2 साल हो गए हैं। अब्बू के जाने के बाद मैं इनका वाहिद सहारा हूँ। वो घर घर में बहुत तन्हाई महसूस करती हैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। इसलिए वो चाहती हैं जल्द से जल्द शादी के लिए हाँ कर दूँ, और इनका मुतालबा भी गलत नहीं है। ये तुम्हें अचानक से शादी का ख़्याल कहाँ से आ गया? उसने सीधे होते हैरानगी से पूछा। क्या तुम नहीं जानते कि मेरी स्टडी कंप्लीट होने में अभी 1 साल है? फिर मैंने जॉब करनी है। मैं हर वक़्त घर पर नहीं रुक सकती। मुझे अपने ख्वाब पूरे करने हैं। उसने संजीदा होते हुए थोड़ी तल्ख़ी से कहा था। तो मैंने कब मना किया है कि तुम अपने ख्वाब पूरे ना करो? तुम्हारा मास्टर कंप्लीट हो जाएगा। अपनी जॉब भी कर सकती हूँ, लेकिन अम्मी की परेशानी अपनी जगह पर है। इनकी वजह से मैं काफ़ी टेंशन में रहता हूँ। ये तो मसले का हल नहीं है। तुम इन्हें समझाओ और वो समझ जाएँगी। पिछले 2 सालों से इन्हें इस बात पर कायल कर रहा हूँ, वो काम-काज करने से कासिर हो चुकी है। तो फिर मेड रख लो, इसमें क्या मसला है? मसला मेड रखने में नहीं है, वो मेरी शादी पर ज़ोर दे रही है। तो तुमने क्या कहा? उसने उल्टा उससे पूछा। ज़ाहिर-सी बात है, इस लड़की के लिए साफ इनकार कर दिया। अब मुझसे क्या चाहते हो? रामीन, तुम ही सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मैं इन्हें मज़ीद इंतज़ार नहीं करवा सकता। मैं अभी के शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम आंटी को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? इन्हें इस बात पर राज़ी कर लो, तब तक मेरा मास्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम मेरी बात को नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा? उसने नरमी से कहा, और वो खामोश हो गया था। ताबिश भी इस पर जोर नहीं डालना चाहता था, और अम्मी की इस बात को मान सकता था। वो मुख्तलिफ सोच विचार के भंवर में फंस गया था। इसको दरमियान की कोई राह निकालनी थी, ताकि वो अम्मी को भी गाल कर सके और रामीन को भी। एक बात तो तय थी कि उसे रामीन से शादी करनी है। वो कई सालों से एक दूसरे को जानते और समझते थे। ये तमाम बातें उसके लिए अहमियत रखती थी। इस लड़की का इसकी ज़िंदगी में अपने नाम के साथ ज़िक्र होना ही काफ़ी था। इसके अलावा कुछ नहीं। रिश्ते के हाँ होने की देर थी। नफीसा बेगम ने जहेज़ बनाने के लिए कमर कस ली थी। इन्हें एक मसरूफियत मिल गई नहीं। लड़के वालों ने भी अभी शादी की कोई बात नहीं की थी, और ना इनका कोई इरादा था, लेकिन नफीसा बेगम ने अपने तौर पर बहुत से काम निकाल लिए थे। वो इसकी इकलौती औलाद थी। जो कुछ भी था, वो इसी का था। वो इसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। कपड़े, बर्तन, ज्वेलरी और हर वो चीज़ जो इसे अपने जहेज़ में लेकर आई थी, पर कभी इस्तेमाल नहीं की, और अपनी हर चीज़ अपनी बेटी को देना चाहती थी। उन्होंने अपने सामान से भरी पेटियां खोलकर इसमें से दरियां, रज़ाइयों के अलावा ढेर सारे बर्तन निकालकर चारपाइयों पर फैलावा फैला रखा था। थोड़ा सा काम करते ही वो बुरी तरह हाँफने लगती और समामा के इतना मना करने के बावजूद अपने काम को जारी रखती। वो सही से अपनी पढ़ाई पर तवज्जो भी नहीं दे पा रही थी। दिन मसरूफ़ और रात सोचों में गुजर जाती। उसने फ़ोन पर अब्बा को अम्मा के बारे में बताया था, और वापस आने के लिए भी आने कहा था। मगर इनकी वही बातें कि आजकल वो बहुत मसरूफ़ होते हैं। जैसे ही वक़्त मिला, वो ज़रूर आएँगे। न जाने ऐसी कौन-सी मसरूफ़ियत है कि उन्होंने कभी पलट कर खबर ना ली। वो सोचे बगैर न रह सकी। शायद माँ ठीक कहती है कि उसके मरने का इंतज़ार कर रहा है। जिस दिन वो इस दुनिया से चली गई, देखना, वो पाकिस्तान आ जाएगा। तो क्या इसके लिए ज़रूरी है कि एक वक़्त में वो सिर्फ़ एक ही अज़ीज़ रिश्ते को देख सकती हैं? अम्मा-अब्बा को इकट्ठे देखना एक हसरत बनकर रह जाएगी। रात के वक़्त जब अम्मा सो रही होती तो इनके खर्राटों की आवाज़ उसके लिए ज़िंदगी का सामान था, और कभी वो आवाज़ मद्धम हो जाती या सुनाई न देती, तो इसका दिल धड़कना कम कर देता। वो रात को उठ-उठ कर अम्मा के मुँह से रज़ाई उठाकर देखती थी। इसके ज़हन में जो ख़दशा हर वक़्त सताता रहता था कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो? अल्लाह के बाद इस दुनिया में माँ के सिवा कौन अपना है? कुछ ऐसे ख़दशात थे, जो ना चाहते हुए भी उसके ज़हन पर सवार रहते। ये बातें वो कभी भी अम्मा से नहीं कह पाई थी। खांसी और खर्राटों की आवाज़ें आती तो वो सुकून से सोती। अगर वो रुक जाती तो नींद में भी रूठ कर दूर जा बैठती। इसका ज़हन इन आवाज़ों को सुने बगैर चैन से ना रहता।
डॉक्टर्स इनकी बीमारियों से मायूस हो चुके थे और वो अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही थी। वो मायूस नहीं होना चाहती थी, बस डर जाती थी, अम्मा की फितरी मोहब्बत और अपना अकेलेपन का सोचकर। वो अम्मा-अब्बा की माज़ी के किस्से बचपन से हमसाइयों और खाला रक्षंदा से भी सुनती आ रही थी। और जब कभी अम्मा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती, तो इसको कोसते हुए उस वक़्त को बुरा-भला कहती थी जब उन्होंने अब्बा को पहली बार देखा था और वो माज़ी की यादों में बहुत पीछे चली गई थी। अम्मा और अब्बा की मुलाकात रक्षंदा खाला की शादी पर हुई थी, जब वो दूल्हे के दोस्त बनकर आए थे और इन्हीं का साथ दे रहे थे। साथ में हँसी-मज़ाक भी जारी था। अम्मा जो अपने बहन-भाइयों की लाडली, ज़िद और प्यार से अपनी बात मनवाना जानती थी। बहुत ज़्यादा शोख, चंचल, ज़बान की थोड़ी तेज़ और बातूनी हुआ करती थी। शादी में भी उन्होंने दूल्हे वालों को बोलने नहीं दिया था। ये बात अगर शादी दिन के तक ही महदूद रहती, तो कोई मसला नहीं था, लेकिन बशीर इनके दिल को भा गया था। ये इन दिनों की बात है, जब कोई दिल की ज़बान बात पर लाने से पहले 100 बार सोचता था। लेकिन यह मामला कुछ और था। रक्षंदा खाला, जो इनके चचा साथ बहन और सहेली थी, उन्होंने इसी से ज़िक्र किया था। इन्हें कहा कि वो बात को आगे बढ़ाएँ। बशीर इनके ही ख़ानदान से था, इसलिए थोड़ा वक़्त गुज़रने के बाद उन्होंने अपने शौहर से बात की। इन्हें और इनके ख़ानदान वालों को नफ़ीसा से कोई ख़ास मसला नहीं था। वो खूबसूरत लड़की थी और जब ये बात बशीर के कानों में पड़ी, तो उसने इनकार कर दिया। वो अपने लिए सुलझी और समझदार लड़की चाहते थे। शादी में जो शोर-हंगामा हुआ, वो इसमें पेश-पेश थी। उन्होंने दबे लफ्ज़ों में अपनी माँ को इनकार कर दिया था। वो इस दौर में 12 जमातें पास थे, जब लड़कों का 10वीं पास होना किसी बड़े एज़ाज़ से कम नहीं था। तो फिर वो क्यों अपने लिए अनपढ़ लड़की से शादी की ख्वाहिश कर सकते थे? उधर बड़ों में जब बात हुई, तो उन्होंने अपने बेटे से पूछे बगैर नफीसा का हाथ मान लिया था। बड़े लड़के लड़कियों से रजामंदी पूछने को कोई अहमियत नहीं देते थे। वो वही करते जो उन्हें अपने बच्चों के लिए बेहतर लगता था। रक्षंदा बेगम बहुत अच्छी थी और बात भी तो उन्होंने ही की थी, इसलिए इनका मान रखते हुए रिश्ता डाल दिया था। उधर उनके बेटे ने साफ इनकार कर दिया था और फिर माँ बाप बहन भाइयों के समझाने के बावजूद अपनी ना को हाँ में बदलने को तैयार नहीं था। रक्षंदा बेगम ने जब से नफीसा के रिश्ते के बारे में बात की थी, वो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। लेकिन इनका ये ज़्यादा एहसास देर तक नहीं रह सका, जब आप बात आगे बढ़ने की बजाय चामागोइयों में बदल गई और इनके दिल में जो खदशात के सच साबित होने लगे थे। बशीर के अब्बा बेटे के हाथों मजबूर होकर बड़ी माजरत के साथ इनके घर आए थे। दबे लफ्जों में उन्होंने इनकार कर दिया था। नफीसा के अब्बा इज्जतदार और शरीफ इंसान थे। वो क्या कहते, वो बस खामोश हो गए थे, लेकिन नफीसा खामोश नहीं हुई थी। उसने अपनी अम्मा को बता दिया था, अगर शादी करेगी तो सिर्फ बशीर के साथ, वरना वो ज़हर की गोलियाँ खा लेगी। अम्मा ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की और अब्बा ने भी तो दबे लफ्ज़ों में अपनी बेटी को समझाना चाहा, लेकिन वो किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ दिन गुज़र गए, फिर इन्हें मालूम हुआ कि बशीर साहब का इनके वालिदैन कहीं और रिश्ता देख रहे हैं। ये बात इन्हें किसी तौर पर भी कबूल नहीं थी। वो अपनी मोहब्बत और ज़िद पर अड़ गई कि अगर उसे शादी करनी है तो वो सिर्फ इसी से करेगी और अगर इसने किसी और जगह की तो वो अपनी जान दे देगी। फिर ऐसा ही हुआ। जब इन्हें मालूम हुआ कि बशीर का किसी और लड़की से रिश्ता तय हो गया है, तो उसने जो कहा था वो करके भी दिखाया। किस्मत अच्छी थी जो इन्हें बरवक़्त अस्पताल ले गए और उसकी जान बच गई, मगर इसकी इज़्ज़त का जनाज़ा निकल गया। सारे गाँव में नफीसा के बारे में अजीब बातें होने लगी। उनकी शराफ़त और इज़्ज़त और खुददारी पर उँगलियाँ उठने लगी थीं। बहन-भाइयों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इन्हें अपनी बहन पर बेहद गुस्सा था कि इसकी वजह से लोग इन्हें तरह-तरह की बातें सुना रहे हैं। सब बहन-भाइयों ने उसको बहुत बातें सुनाई। वो लोगों की बातें नहीं सुन सकते थे और वो इनकी बातें सुनने की बजाय उल्टा इनसे लड़ने-झगड़ने लगी। माँ-बाप की इज़्ज़त तो चली गई थी। घर में बहन और भाइयों का तमाशा मामूल बन गया। वो अपनी बात पर कायम थी। गाँव भर में इसके किस्से ज़बान आम हो चुके थे। कोई भी रिश्ता करने का सोच भी नहीं सकता था। अम्मा-अब्बा सब कुछ देखकर बेहद मजबूर होकर और अपने घर के सुकून की खातिर बशीर के अब्बा से मिलने आए थे। उन्होंने अपने सर की पगड़ी उतारकर उनके सामने रखी और हाथ जोड़ते हुए दरख्वास्त की, जो इन सब के लिए आसान न था। उन्होंने अपनी इज़्ज़त और खुददारी सब कुछ इनके सामने रखते कहा कि काश वो मर जाए या फिर नफीसा ही इसके ख़ानदान से जान छोड़ दे और अगर कोई और तरीका और हल था, तो वो महज़ इनका बेटा था। कुछ तगो-दो के बाद उनके झुके सर और पगड़ी की लाज रखते हुए बड़ेपन का मुज़ाहिरा किया था और अपने बेटे के लाख मना करने के बावजूद हाँ कर दी थी। बशीर जो पहले ही उसे नापसंद करता था और फिर रिश्ता तय होना, उसकी नफ़रत में मज़ीद इज़ाफ़ा कर गया था।
گھر میں لڑائی جھگڑا بحث کچھ کام نہ آیا۔ انہوں نے اپنی زبان کا پاس رکھنے کے لیے مجبور کیا تھا، اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کی ناراضگی کو خاطر میں لائے بغیر شادی کرنے پر زور دینے لگے۔ بشیر کو نفیسہ سے نفرت ہو گئی تھی۔ پھر وہ نفرت کبھی کم نہیں ہوئی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی۔ اس نفرت نے اس کے اندر کے اچھے انسان کو مار دیا تھا، اور پھر نفیسہ بیگم کی محبت تو جیت گئی، مگر وہ خوشی کبھی نہ مل سکی جس کا ارمان لے کر اس گھر میں آئی تھی۔ ان کی شادی کو 2 سال بیت گئے۔ کوئی ایک دن ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے سکون سے گزارا ہو۔ سماما کی پیدائش کے بعد بشیر صاحب کے رویے میں اپنی بیٹی کے لیے لچک ضرور آئی تھی، لیکن نفیسہ بیگم کے لیے ان کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا۔ نفیسہ بیگم کی شادی کے بعد بہن بھائی اور ماں باپ نے ملنا جلنا نہ ہونے کے برابر کر دیا تھا۔ روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر بشیر کے ابا نے انہیں الگ کر دیا، اور آہستہ آہستہ رشتہ داروں سے ان کا ملنا جلنا تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ نفیسہ بیگم کے والدین کے انتقال کے بعد باقی نے ملنا جلنا تو بالکل ترک کر دیا تھا۔ وہ شادی جو انہوں نے محبت میں کی تھی، اور پھر نہ جانے وہ محبت کہاں جا سوئی تھی۔ سماما 3 سے 4 سال کی تھی جب انہوں نے باہر جانے کا سوچا تھا، اور جلدی اپنی سوچ پر عمل کرتے ہوئے یہاں سے چلے گئے تھے۔ سماما کے بچپن کی یادوں میں ابا کا تصور ان غیر واضح صورت جو لڑائی جھگڑے سے شروع ہوتا اور پھر مار کٹائی پر ختم ہو جاتا تھا۔ اتنی ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد اب کہیں جا کر اس نے ابا کو کئی سالوں کے بعد واضح شکل میں دیکھا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد اماں بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ ہر وقت ابا کو کوستی رہتی، انہیں بد دعائیں دیتی رہتی۔ اگر وہ بھوک یا ممتا کی گود سر رکھنے کے لیے ان کے پاس جاتی تو اپنا سارا غصہ اسے مار پیٹ کر نکالتی۔ اس کا بچپن کوئی خوشگوار لاڈ پیار اور محبت والا نہیں گزرا تھا۔ اس اماں کا رونا، غصہ کرنا، بد دعائیں دینا، خود مار پیٹ کر بھوکے سو جانا اس کو یاد تھا۔ اپنے ذہن پر بہت زور دینے کے بعد وہ میٹھے میٹھے سے خیال آتے جب کبھی اماں نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا ہو۔ وہ ابا کو بد دعائیں دینے کے ساتھ اسے بھی بے شمار بد دعائیں دیتی تھی کہ اس منحوس کو اپنے ساتھ لے جانے کی بجائے اس کے پاس چھوڑ گیا۔ سماما چہرے کی بناوٹ میں اپنے والدین میں دونوں کی مشابہت رکھتی تھی، اور یہ شباہت ان دونوں کو قبول نہیں تھی۔ ابا اگر اسے لاڈ پیار سے اپنی گود میں بٹھا کر کھلاتے تو اسے نفیسہ کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ اس نے رنگت اور آنکھیں ماں کی چرائی تھیں، جبکہ اس کا ناک، ہونٹ اور چہرے کی بناوٹ باپ سے مشابہ تھی۔ جب کبھی اماں اسے غور سے دیکھتی تو انہیں بشیر کی شکل دکھائی دیتی تھی جس پر وہ مر مٹی تھی۔ وہی چہرہ ان کے لیے اذیت کا باعث بن رہا تھا۔ وہ دونوں اپنا ذاتی غصہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نکال دیتے تھے۔ اسے کبھی کبھار اپنے چہرے سے ہی نفرت ہونے لگتی کہ کاش اس کے چہرے میں ان کے مشابہ نہ ہوتا، یا پھر دونوں میں سے کسی ایک پر چلا جاتا تو شاید کسی ایک کی محبت اس کے حصے میں آ جاتی۔ وہ کئی کئی گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو، جس میں اسے اماں اور ابا کی جھلک صاف دکھائی دیتی تھی، دیکھتی رہتی۔ اماں کی گوری رنگت اور ابا کے نئے نقش اس کے چہرے پر موجود تھے۔ اس کی عادتیں نہ جانے کس پر چلی گئی تھی۔ وہ اپنی باتیں اپنی ایک دو دوستوں کے علاوہ کسی سے بھی نہیں کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ بہت زیادہ حقیقت پسند ہو گئی تھی۔ اسے کسی بھی لڑکے میں اٹریکشن کی بجائے وہ کسی ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہتی تھی جو اماں اور ابا کی طرح نہ ہو، اس کے ساتھ مخلص ہو، جو اس کو اہمیت دے، اس کے والدین کی طرح اپنی ضد پر قائم ہو کر اسے فراموش نہ کرے۔ اس کو کسی دولت مند، بہت خوبصورت اور امیر شخص کی خواہش نہیں تھی۔ عام سی شکل و صورت، اور چاہے کم پڑھا لکھا ہی کیوں نہ ہو، مگر صرف اس کا ہو۔ وہ صرف اتنا چاہتی تھی۔